इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। आज 15 अगस्त है। बहुत कुछ सुबह से आप देख रहे हैं। मैं तो अभी सायंकाल ही समय निकाल पाया हूँ। बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, सेलिब्रेशन भी हुई होंगी। 14 अगस्त का पहली बार वो जो विभत्स स्मरण है उस समय का, भयंकर स्मरण है जो समय का, उसको भी याद करने का एक तरीका, अवसर ढूंढा गया ताकि फिर से वो ऐसी गलती ना हो और इस जनरेशन को पता हो कि उस बांट में, डिवीज़न में भारत दो हिस्सों में जब बंटा था तो लाखों लोग किस प्रकार से दोनों ओर के मारे गए थे। वो काम भी आज कल किया गया। इतिहास सीखने की वस्तु है। इतिहास का स्वाध्याय हम उन गलतियों को रिपीट ना करें। किन लोगों ने किस स्वार्थ से, किस कारण से, क्यों ऐसा डिसीजन लिया, कौन कौन अंग्रेजों के हाथों में बिका हुआ था, कौन कौन अंग्रेजों के हाथों में खेल रहा था, कौन कौन दोनों कंट्रीज को बनाने वाले जिन्ना और नेहरू अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या क्या गंदा रोल प्ले कर रहे थे, और भी उसके पात्र हैं। लेकिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे देश के साथ उन लाखों लोगों की हत्याओं के हत्यारे उस समय जिनको वो अंग्रेज शासन सौंप के गए, उनको कटघरे में रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ताकि आगे फिर कोई भी लीडर ऐसा पैदा ना हो जो देश को बांटने तक के लिए तैयार हो जाए, केवल अपने स्वार्थ के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए। ऐसे गद्दारों का परिचय भी समाज को मिलते रहना चाहिए। लेकिन आज मैं इस 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांति वीरों की अमर गाथा यही सुनाऊंगा। 15 अगस्त 1947 का दिन, रात को आंखें बंद की और सुबह स्वतंत्रता रूपी देवी के दर्शन हो गए। लोगों ने, विदेशियों ने सोने की तश्तरी में आपको आज़ादी दे दी, या किसी चरखे ने दे दी, या किसी छोटे मोटे आंदोलनों, सत्याग्रहियों ने दे दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांधी को जन जागरण के नाते कुछ 5-10% अगर हमको देना भी हो श्रेय, 5-10%, नेहरू को तो बिल्कुल नहीं देंगे, वो तो बिकाऊ माल था। लेकिन गांधी को 10% जो श्रेय जाता है वो बिकाऊ नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को सूट करता था। इसलिए उनको चिंता नहीं थी कि 10% के कारण कोई हमें नुकसान नहीं है। आते हैं लोग, भीख मांगते हैं, 10 मांगते हैं, 1-2 हम दे देते हैं, लॉलीपॉप पकड़ा करके चले जाते हैं। इनका कोई विशेष उस प्रकार का, जबकि आखिर में क्विट इंडिया मूवमेंट में करो या मरो वाली बात भी गांधी को उगलनी पड़ी। यद्यपि वो अहिंसा के माध्यम से ही, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के क्रांति वीरों की अमर गाथा, जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया और उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मेरा ये सारे पूरे के पूरे 175 और 800 के आसपास जो मैं एपिसोड दूंगा, ये समर्पण होगा किन लोगों को? ये समर्पण किन लोगों का होगा? उन असंख्य अल्पज्ञात और अनाम क्रांति वीरों की पुण्य स्मृति को, जिन्होंने देश को जीवित, स्वतंत्र, समृद्ध बनाए रखने के लिए, जीवित, स्वतंत्र, समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को
समिधा बनाकर राष्ट्र के स्वातंत्र्य यज्ञ की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखा। जो काला पानी में गए वापस नहीं आए, अपवाद के रूप में कोई वापस आ सका, वापस नहीं आए, वहीं की मिट्टी में मिल गए, समाप्त हो गए। ऐसे बलिदानी लोगों की अमर गाथा जो मैंने आरंभ की हुई है, आज मैं केवल 190 वर्ष का वही इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी पूर्व पीठिका, भारतीय क्रांति 1857 के पूर्व और इन अंग्रेजों का पूरा 190 साल का इतिहास का कुछ बातें मैं आज आपको बताऊंगा। कोई नई नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन आज केवल एक उसकी पूर्व पीठिका पृष्ठभूमि लेंगे। एक रील की तरह आपकी आंखों के सामने घूम जाएगा कि यह आज़ादी लेने के लिए किन लोगों को क्या क्या करना पड़ा, आज़ादी के लिए किन लोगों को क्या क्या करना पड़ा। ये समझना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। के प्लासी युद्ध में, एक्सक्यूज मी, के प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर और मीर कासिम को भारी रकम देकर, बहुत बड़े लालच दे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ मिला लिया और मेदिनीपुर, चटगांव और वर्धमान, ये तीनों बंगाल के ही स्टेशन हैं, इन क्षेत्रों की मालगुजारी वसूल करने के लिए, चौथ वसूल करने के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए उनको ये काम दे दिया, कमाओ हमें भी दे दो। और मीर जाफर और सिराजुद्दौला, ये मीर जाफर और मीर कासिम ने जो इस प्रकार का वो प्राप्ति के लिए जो अत्याचार किए, जो ज्यादतियाँ की, उसके पहले उन क्षेत्रों में मराठों का राज था और मराठों के राज के अंदर ऐसा आतंक, ऐसा भय, ऐसी ज्यादती, ऐसे अत्याचार कुछ भी लोगों ने नहीं देखे हुए थे। लेकिन अंग्रेजों द्वारा, इन लोगों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा निर्देशित इन लोगों के द्वारा हो रहे अत्याचार जो है, वो अंग्रेजों के सामने वहां के मराठा लोग खड़े हो गए। अंग्रेजों के भीषण अत्याचारों के विरुद्ध मराठा नहीं, वहां के किसान, क्योंकि उन किसानों का वास्ता पहले मराठों से था, उनका राज्य था वहां पर, मराठों ने ऐसा कोई अत्याचार नहीं किया था, तो इसलिए वहां के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने का फैसला किया। बहुत सारे इतिहासकारों ने उसको जंगल महाल का विद्रोह बड़ा अंडर एस्टिमेट करके, लाइटली ले करके, ये कह करके, ऐसा नहीं था, वो सशस्त्र क्रांति थी और बहुत कुछ उसमें खोया था, लेकिन प्रतिकार हुआ था। इसी बीच सन 1764 में बक्सर युद्ध के पश्चात कंपनी ने मुगल सम्राट से एक संधि की। उस संधि के नाम पर समूचे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासकीय अधिकार अपने कब्जे में ले लिए। इस संधि को इलाहाबाद संधि के नाम से जाना गया। ये संधि भी आम आदमी के लिए, किसान के लिए अत्याचार पूर्ण व्यवहार
की ओर ही बढ़ा हुआ एक कदम था। इसके प्रतिकार के लिए, इसके विरुद्ध बंगाल के अंदर, चूंकि पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के वो जो प्रशासकीय अधिकार ले लिए, तो बंगाल में सन्यासी फकीर आंदोलन ने इसका प्रतिकार किया। ये भारतीय राष्ट्रीय क्रांति का एक दूसरा पड़ाव कह सकते हैं कि उन्होंने प्रतिकार किया। पहले तो वो जंगल महाल का विद्रोह, जो वहाँ के किसानों ने, ये मीर कासम, मीर जाफर और इनडायरेक्ट, वो डायरेक्टली कहिए अंग्रेजों के खिलाफ ही किया था। इस पड़ाव में जो लोग थे बड़े दुखी थे, जबरदस्ती उनसे चौथ ली जा रही थी, क्रूरतापूर्ण नृशंस चेष्टाओं के द्वारा हर तरह से जुल्म ढाए जा रहे थे। साधु संतों ने इस आंदोलन का, इस क्रांति का नेतृत्व किया। उसका ठीक से वर्णन हमें जो मिलता है वो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, जो उन्होंने 1882 में लिखा, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये सन्यासी फकीर आंदोलन क्या था, जिसके बल पर बाद में करोड़ों लोगों ने, उसका जो मुख्य आनंद मठ का जो स्लोगन था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, उसके बाद करोड़ों लोगों ने वंदे मातरम का मंत्र पूरे देश के अंदर, जहाँ जहाँ भी देशी भारतीय लोग बैठे हुए थे, सबकी जुबान पर वंदे मातरम, वंदे मातरम आ गया था। मैंने पहले 2 पार्ट के अंदर ये विषय रखा था। आज मैं मोटे रूप में आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। मिदनापुर का वो चुआड़ आदिवासियों का विद्रोह जो था, ऐसे ही उसको भी सशस्त्र जन आंदोलन ना कह करके चुआड़ के कुछ इलाके का विद्रोह कह दिया गया। दक्षिण में कितूर की रानी चेन्नम्मा, वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी। 100 वर्ष तक कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर देशवासियों की स्वाधीन भारत में सांस लेने की छटपटाहट 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में उभर कर सामने आई। मैं उन 100 वर्षों का डिटेल आपके साथ सामने रख चुका हूं। आज मैं केवल एक मोटे रूप में कुछ चीज़ें मैं रिवील कर रहा हूं, ताकि आज 15 अगस्त है तो ध्यान में आ जाए। ये 15 अगस्त एक दिन में नहीं आया। 1857 की क्रांति भी एक दिन में नहीं हुई थी। पिछले 100 साल के लगातार अत्याचार और बीच बीच में हो रहे संघर्ष और सशस्त्र क्रांतियां, जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इतिहास के अंदर नहीं बताया गया, अंग्रेजों को ये बताना ही नहीं था। 1857 की जो सैनिक क्रांति थी, उसकी विफलता कहेंगे कुछ हद तक। हालांकि उसके अपने प्रभाव हुए, अपने उसके दूरगामी परिणाम भी हुए और बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी हुई, बलिदान भी हुए, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। अल्टीमेटली वो 100% सफलता नहीं हुई उसके। और उसके बाद सारे का सारा भारत ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधीन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गया। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। ब्रिटिश ने उसको टेक ओवर कर लिया। बीच में और कई संघर्ष हुए छोटे मोटे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान में देना होगा पंजाब के ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रूरता की सीमाओं को लांघकर पंजाब के 50 कूक आंदोलन के नाम से जो प्रसिद्ध था, जो गुरु राम सिंह के शिष्य थे, तोप के आगे रखकर उनको उड़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा अस्थाई सरकार की घोषणा कर दी गई पुणे में, और ब्रिटिश सरकार को पहली बार पुणे के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये मैं बता रहा हूं उस समय की पूरी पूर्व पीठिका, पृष्ठभूमि
1757 से आगे बढ़ रही है, 1857 के भी आगे हम चल रहे हैं। 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ, बंगाल को बांटने की बात आई और अरविंद ने भवानी मंदिर के माध्यम से उस समय की पीढ़ी को क्रांति का प्रेरक संदेश दिया। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल कुमार चाकी, मदनलाल ढींगरा, लंदन में करजनवाली को मारने वाला, दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय पर प्राणघातक हमला से ये सिद्ध हो गया था कि अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध क्रांतिकारियों के साहस को प्रांतीय या समुद्री सीमाएं नहीं बांध सकेंगी। बहुत बड़े पैमाने पर देश विदेश में क्रांतिकारियों ने अपने प्रयास तेज कर दिए थे। सोहनलाल पाठक, मुस्तफ़ा हुसैन, अमर सिंह, रास बिहारी बोस, अली अहमद, नारायण सिंह, चालियाराम, इन सब लोगों ने तो एक बार सिंगापुर को भी मुक्त कर लिया था, सिंगापुर में अपना कब्जा कर लिया था कुछ दिनों के लिए। 1857 की सैनिक क्रांति की ही भांति रास बिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को भारत की समस्त प्रमुख सैनिक छावनियों में एक साथ सैनिक क्रांति करने की योजना को क्रियान्वित करने का भी प्रयास किया, जो सफल नहीं हुआ। लेकिन ये सारे प्रयास हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक की इस घोषणा ने, इस क्रांति आंदोलन ने क्रांति को और गति दी। बाल गंगाधर तिलक और इस नारे के पीछे जो क्रांतिकारी, जिनको कांग्रेसी अछूत मानते थे और ये क्रांतिकारी भी उस मंच पर नहीं जानते थे, कहते थे ये भिखारियों का मंच है, हमको यहाँ नहीं बैठना, हमको अंग्रेजों की भाषा से बाहर भेजना है। ये स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी उसी की ओर बढ़ा हुआ पग था। ये क्या क्या डेवलपमेंट हो रही थी। और 1919 में बैसाखी के दिन, बैसाखी के पावन पर्व पर निरपराध भारतीयों के खून से रंग दिया गया बैसाखी के दिन 1919 अमृतसर की धरती को भारतीयों के, निर्दोष भारतीयों के खून से रंग दिया गया। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की तरह क्रांतिकारी ब्रिटिश क्रूरता के नंगे नाच को सिर झुकाकर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 9 अगस्त 1925 का वो काकोरी कांड सबको ध्यान में होगा। 9 अगस्त का काकोरी कांड वो धन एकत्रित करके शस्त्र संग्रह के लिए था। उस पर मैंने एक एक उसके हीरो, उसके नायिकाओं का मैंने आपको एपिसोड्स दिए हैं। और फिर उसके बाद चंद्रशेखर का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी के माध्यम से भूमिगत रह के चंद्रशेखर ने जो कमान संभाली, सैंडर्स वध, असेंबली में बम धमाका, मास्टर सूर्य सेन, चटगांव के शस्त्रागार पर कब्जा कर लेने वाले, ऐसे बहुत सारे, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को चुपके से फांसी देना। कांग्रेस ने भी पूर्ण स्वराज्य की घोषणा तो की थी, पर उनके हथियार वही थे, सत्याग्रह। उससे अंग्रेजों को फर्क कोई नहीं पड़ता था। भले ही गांधी भी आखिर में करो या मरो 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए बोल उठे, लेकिन हथियार उनका वही था। अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए अकेले ही विदेशों से विशाल सेना संजोकर जब सुभाष ने भारत की सीमाओं पर दस्तक दी, तब देश में अहिंसावादी नेताओं की भी आंखें खुली और भारत के कोने कोने में
ये वो सैनिक थे जो ब्रिटिश सेना में थे, लेकिन कई कारणों से जहां वो लड़ रहे थे, कुछ उनके कब्जे में आ गए थे जापान जर्मन के, वो लोग थे। कुछ लोग और भी थे, बड़ी सेना बन चुकी थी। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों पर जब जो भारतीय जल में और थल में ऐसे सब सैनिकों के ऊपर 18 फरवरी 1946 को जो उन्होंने बिगुल बजा दिया था, जल सेना में उन्होंने विद्रोह कर दिया था, और उधर से ये होने जा रहा था कि भारत के अंदर जो वीरमंगल पांडे ने शुरू किया था, भारत के अंदर भी सेना के अंदर जहां जहां भारतीय लोग क्रांतिकारी बैठे हुए थे, उनको खत्म किया जाने वाला था। ये सब चिंताएं और चिंतन और मनन और आतंक और भय ब्रिटिश सरकार को हो गया था कि अब ये भारतीय लोग हमें चुन चुन के मारेंगे। और याद होगा चंद्रशेखर का और यशपाल का, जिसने जम्मू में, और ये हिमाचल का क्रांतिकारी साहित्यकार, और गुड़गांव में जिसने बॉम्ब की फैक्ट्रियां बनाई थी। उनका तो लक्ष्य एक था कि इतनी जगहों के ऊपर हम बम फैक्ट्रियां बनाएंगे और एक दिन नहीं, 1 घंटे में तय करके सारे अंग्रेजों को, पुरुषों को, अंग्रेजों को मार देंगे। महिलाओं और बच्चों को अपने देश जाने का पूरा पैसेज देंगे, यहाँ रहना चाहे तो यहाँ रहे, वहाँ जाना चाहे तो चली जाए। ब्रिटिश सैनिकों का भी संख्या कम हो चुकी थी अपनी अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयों के कारण। बहुत सारे भारतीय लोग छोड़ चुके थे, आईएनए में आ चुके थे। उनको पता चल गया था कि अब हमारी सेना भी उतनी नहीं रही, और सेना के अंदर भी और सेना के बाहर भी किसान, मजदूर, साधु, संत, महात्मा, महिला, पुरुष, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब हमको अब यहाँ नहीं रहने देंगे। जल सेना का विद्रोह हो चुका था, थल सेना का होने जा रहा था। ज्वाला भड़क चुकी थी, चिंगारी सामने दिख रही थी, इसलिए भारत छोड़ना उनकी मजबूरी थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और एक सत्ता हस्तांतरण के लिए, सत्ता देने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा कर दी। अब ये कैबिनेट मिशन ने यहाँ के क्या किया, कैसे हुआ, लेकिन 190 वर्ष की स्वाधीनता संघर्ष में निरपराध स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों की निर्मम हत्या और नरसंहार की असहाय पीड़ा झेलने के बाद भी हम ये कहें कि आज़ादी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त की है, तो उन बलिदानी वीरों के प्रति इससे बड़ी कृतज्ञता भला और क्या हो सकती है। सबसे अधिक कष्टदायक त्रासदी तो ये है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण से विकसित होने वाले अहिंसक आंदोलन के सूत्रधारों ने अपने उस आंदोलन को पल्लवित करने वाली क्रांतिकारियों द्वारा तैयार की गई भूमि के अस्तित्व को ही नकार दिया। यानी जो भूमि तैयार कर रहे थे, जो अंग्रेजों के लिए दहशत खड़ी कर रहे थे, उनको पूरी तरह से नकार दिया। हमारे देश की वर्तमान पीढ़ी उन सैकड़ों हजारों बलिदानियों के नाम तक से अपरिचित है, जिन्होंने स्वयं को धरती के भीतर दबे बीज अथवा नीम की ईंट की तरह मिटकर स्वयं को सुहा कर स्वतंत्रता का लहलहाता उपवन साकार किया। मेरा ये प्रयास ऐसी ही विस्मृत विभूतियों के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है।
ये एक मोटे रूप में 190 वर्ष का मैंने सारा, और इन सब के बारे में, बहुत सारे नायक और नायकों के बारे में इस काल के भी ऐसे मैं 130-35 लोग आपके सामने ला चुका हूँ जिनको कोई नहीं जानता, और कल के बाद 25-30 और लाने वाला हूँ जिनको कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि ये जो जानने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, और मेरी इच्छा रहेगी कि मैं राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर, उस समय के नायक जिन्होंने 5 बार भारत की भूमि पर पैर रखने की कोशिश की, ऐसे विदेशियों को, विधर्मियों को पैर नहीं रखने दिया, बराबर लड़ते रहे, परास्त करते रहे उनको। ऐसे राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 600-700-800 एपिसोड में आपके सामने लाने जा रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को, मेरे इस प्रयास को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।